चाहे आप किसी भी फील्ड में एजुकेशन लेना चाहें, वो टेक्निकल फील्ड हो, मैनेजमेंट हो, पैरामेडिकल, हेल्थ साइंस हो, ये सभी कोर्सेज में आपको अगर आप एडमिशन्स लेते हैं, इवन यहाँ पर से जब मैं आ रहा था होटल से यहाँ तक तो मैंने देखा कि एग्रीकल्चर लैंड भी लोकेट करता है। चित्तौड़गढ़ एक शहर है राजस्थान में जो अपने आप में एक हिस्ट्री है चित्तौड़गढ़ शहर की। वहाँ पे मेवाड़ यूनिवर्सिटी इसका मेन कैंपस है। इसके और भी ब्रांचेस है, लाइक दिल्ली एनसीआर में है, राजस्थान में एक और ब्रांच है, आउट ऑफ इंडिया भी हमने इसके ब्रांच ओपन किए हैं, जैसे कि नाइजीरिया कंट्री में, अफ्रीकन कंटिनेंट में। ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है मेवाड़ यूनिवर्सिटी का एज ए इंडियन यूनिवर्सिटी। ये पहली इंडियन यूनिवर्सिटी है जो अफ्रीकन कंटिनेंट के किसी भी देश में जाके अपना एक ब्रांच एज ए यूनिवर्सिटी वहाँ ओपन किया है। इसका अगला ब्रांच हमारा एक और आउट ऑफ इंडिया में है जो दुबई में है। तो कुल मिला के टोटल 5-6 ब्रांच हमारे चल रहे हैं इंडिया आउट ऑफ इंडिया। हमारा खुद का हॉस्पिटल है मेवाड़ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। तो जो मेन कैंपस है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, उस यूनिवर्सिटी में मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ और एज ए एडमिशन इंचार्ज भी हूँ। और जो प्रोजेक्ट्स मैं आप लोगों को अभी डिस्क्राइब करने के लिए जा रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट्स का भी इंचार्ज मैं ही हूँ। जो इस प्रोजेक्ट का नाम है SC/ST माइनॉरिटीज स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। इस स्कीम के तहत आपको मेवाड़ यूनिवर्सिटी 100% फ्री एजुकेशन ऑफर करती है। चाहे आप किसी भी फील्ड में एजुकेशन लेना चाहें, वो टेक्निकल फील्ड हो, मैनेजमेंट हो, पैरामेडिकल, हेल्थ साइंस हो, ये सभी कोर्सेज में आपको अगर आप एडमिशन्स लेते हैं, इवन यहाँ पर से जब मैं आ रहा था होटल से यहाँ तक तो मैंने देखा कि एग्रीकल्चर लैंड काफी ज्यादा मुझे दिखा है। अगर कोई BSc एग्रीकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, BSc हॉर्टिकल्चर, ये सारे कोर्सेज अगर कोई करना चाहता है, इसके अलावा जितने भी तमाम कोर्सेज हमारे यूनिवर्सिटीज में रन है, मोर देन 200 प्रोग्राम्स, आप लोगों के लिए बिल्कुल वो फ्री एजुकेशन है। बड़ा जेन्युइन सा एक रेट लगता है जो आपका सिर्फ एकोमोडेशन चार्ज है, जो आपके ही रहने खाने पीने का जो खर्च है वो सिर्फ आपको बेयर करना है। अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो मेवाड़ यूनिवर्सिटी आपको 100% फ्री एजुकेशन देगी, चाहे वो कोर्स 3 साल का हो, 4 साल का हो या 5 साल का हो। इसके अलावा अगर हमने इस साल इम्प्लीमेंटेशन में OBC को भी इसमें ऐड कर दिया है, ताकि जो पूरी कम्युनिटी इस देश की है, टोटल अगर आप परसेंटेज में अगर बात करेंगे तो मोर देन 90% ऐसे हैं जो SC/ST माइनॉरिटी OBC कैटेगरी में ही आते हैं। और इस स्कीम पे यहाँ पर सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा द हाउस ऑफ ह्यूमन बींग्स के जो डायरेक्टर हैं अफजल सर, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो नवासी यहाँ पे बैठी हुई है हुस्न आरा सलीम मैम, और इनके जो भाई हैं जो नवासे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नदीम सर, ये सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। और मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ। यहाँ के जो बच्चे हैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी में गए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी खुशनसीबी है कि मुझे बुलाया गया और मैं आप लोगों के बीच में आके 2 बातें कर रहा हूँ। तो इस एजुकेशन जो पहला चीज़ तो आप लोगों को ये मैं बता दूं कि बहुत कुछ बोलना था, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में इतना कुछ सुना, लेकिन इस पे बहुत सारे लोगों ने बताया। एक लाइन खाली मैं बोलूंगा कि आज एज ए इंडियन मुस्लिम्स हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो उनकी देन है, इसलिए क्योंकि सर ने भी डिस्क्राइब में किया था, क्योंकि अब जब लेट बोलने का मौका मिलता है तो बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो आप सोच के रखते हो वो पहले कोई बोल जाता है ना। तो जामा मस्जिद दिल्ली में सीढ़ियों में खड़े होकर उन्होंने कहा था ये बात कि आपके बुजुर्गों की कब्रें हैं यहाँ पर, आप कहाँ जा रहे हो। तो आज जो देन है ना, हम एज ए इंडियन मुस्लिम प्राउड फील करते हैं कि हम एज ए इंडियन मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, ये उनकी ही देन है। अदरवाइज पता नहीं उस समय हमारे बुजुर्ग क्या डिसीजन ले लिए होते। खैर मैं वापस एजुकेशन पे आता हूँ। हमारी कौम की एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत ही कम है। ये प्रोजेक्ट लाने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि हमारा लिटरेसी रेट बढ़े। आप सोचिए कि जिस देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो सर्व किए थे इंडिया को 1947 से लेकर 22 फरवरी 1958 1958, अभी फरवरी चल रहा 16 है, 22 फरवरी को उनका डेथ एनिवर्सरी भी है। तो 1947 से लेकर कंटिन्यूअसली 1958 तक जिस देश का मुसलमान पहला एजुकेशन मिनिस्टर रहा हो, उसी देश में मुसलमान का आज एजुकेशन का लिटरेसी रेट क्या हाल बन चुका है, ये आप हर सबके नजर में है। मैं पॉलिटिकली बातें कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि एजुकेशन के रिलेटेड है। बस आपको इशारों में बस ये बता देता हूं कि अगर आप IAS बनेंगे, आप IPS बनेंगे, चाहे आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सरकारें आपकी तबादला जरूर कर सकती है, लेकिन जहां जाएंगे आप एज एन IAS एज एन IPS ही बन के रहेंगे। इसलिए अपने बच्चों को जैसे भी हो 2 वक्त की रोटी आप कम खाइए, क्योंकि मैं तो बस इतना कहूंगा कि मैं आज उस कौम से बात करने के लिए आया हूँ। थोड़ी कड़वी बात है, बुरी भी लगेगी तो माफ कीजिएगा। जो आज ज्यादा पैसा कमा ले तो इंतजाम करते कि घर में आज बिरयानी बनाना है, वो ये ध्यान नहीं देते कि आज मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ये पैसे जमा करना है। तो मैं उस कौम से मुखातिब हूँ,
जो कौम सोया हुआ है, क्योंकि हम सोए हुए इंसान को जगा सकते हैं, लेकिन जो आंख बंद करके कोशिश किया सोने की, उसको लोग नहीं जगा सकते। आज आपको ये जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि आज आपकी हालात इस देश में क्या है। इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है, मेरा मकसद ये है कि अगर आपके फैमिली में 4, 5, 6 जितने भी मेंबर हैं, अगर मैं उनके किसी एक भी मेंबर को पढ़ा लिखा कर अच्छे जगह प्लेस कर दूं, तो वो पूरा का पूरा डेमोग्राफी अपने घर की हालात चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल मैं अपने घर का खो दूं, आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ बना, मेरा कोई घर नहीं था, भाड़े के घर पे था, आज मेरा अपना घर है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा यहाँ तक पहुंचा, मेरे भाई साहब पढ़े वो वहां तक पहुंचे, इसीलिए आज हमारी घर की ये हालत है। इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि आप किसी भी तरीके से जितना भी कमा रहे हैं, कम से कम ये ध्यान रखें कि हायर एजुकेशन तक उसको पढ़ाना है। हायर एजुकेशन पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी, नौकरी लगाने की जिम्मेदारी हमारी। बस आप खाली ये अहद कर ले कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है। पढ़ाएंगे ना इंशाल्लाह, पढ़ाएंगे ना इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने